पर दीर्घायु और जीवन की गुणवत्ता की कुंजी है। बायोफार्मा फर्स्ट सेक्टर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट बात की है, ठीक है। और इंडिया ने ग्लोबल, भारत वैश्विक जैविक दवाएं का विनिर्माण का हब बनने के लिए, ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए इस साल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर 10,000 करोड़ का आवंटन किया है। अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया है किसमें? बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव में, ठीक है। दिस विल बिल्ड द इकोसिस्टम फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर, ठीक है। द स्ट्रेटेजी विल इंक्लूड अ बायोफार्मा फोकस नेटवर्क विद 3 न्यू नेशनल, ठीक है। 3 नए इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, 3 नए इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, नाइपर की बात कर रहा है। जैसे आप लोगों का एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे आप लोगों के इंजीनियरिंग के लिए क्या है? IITs है, NITs है। मैनेजमेंट के लिए क्या है? IIMs है। वैसे ही बायोफार्मा के लिए, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया को बायोफार्मा के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 3 नए फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत करेगा गवर्नमेंट इस साल। द स्ट्रेटेजी विल इंक्लूड अ बायोफार्मा फोकस नेटवर्क विद 3 न्यू नाइपर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और जो अभी तक 7 हैं उनको अपग्रेड करेगा विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। 7 जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है बायोफार्मा रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट के लिए, उनको अपग्रेड करेगा और 3 नए और इंस्टीट्यूट को ओपन अप करेगा, ठीक है। रणनीति में 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर के साथ एक बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करना शामिल होगा। अभी हम लोग बायोफार्मा की बात कर रहे हैं। पहला जो पहला कर्तव्य था, उसके पहले पॉइंट का जो 7 पॉइंट था उसमें से पहला ये है। समझ रहे आप लोग बात को? पहला कर्तव्य का पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में 7 पॉइंट था, उसका ये पहला पॉइंट है। इट विल ऑल्सो क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ ओवर 1000 एग्रेडेड इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा? यदि हम लोग 3 नए इंस्टीट्यूट खोल देंगे और हम लोग 7 अपने इंस्टीट्यूट को अपग्रेड कर देंगे, तो इंडिया के पास लगभग 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ? जहां पे हम अपनी दवाइयों की टेस्टिंग कर पाए, जहां पे हम लोग अपनी दवाई जब बनाते हैं तो उसको ट्रायल करते हैं। हम लोग ट्रायल भी किस पे करते हैं? एक लेवल 1 होता है, सैंपल लेवल 1, सैंपल लेवल 2, सैंपल लेवल 3। सैंपल लेवल 1 में हम लोग सिर्फ कुछ लोगों को चुनते हैं, सैंपल लेवल 2 में हम लोग थोड़े से और लोगों को चुनते हैं, और सैंपल लेवल 3 में हम लोग एक एरिया में हम लोग क्या करते हैं? उसको वो करते हैं, टेस्टिंग करते हैं एरिया में, पर्टिकुलर एक एरिया में। तो यहां पे बोला जा रहा है कि ये सब चीज के विकास से इंडिया का जो क्लिनिकल ट्रायल साइट्स है वो 1000 के आसपास बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। मतलब वी प्रपोज टू स्ट्रेंथन द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल। और एक अच्छी बात यह भी की गई है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी आपकी दवाइयां बनती है उन दवाइयों का यहां से लाइसेंस लेना पड़ता है, उन दवाइयों की स्टैंडर्ड यहां पे चेक होती है। जैसे आप देखेंगे, आप बहुत सारी मेडिसिन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है अमेरिका USA FDA अप्रूव्ड, मतलब यूएस की जो मेडिकल जो काउंसिल है FDA, उसने ये अप्रूव कर दिया है। वैसे ही इंडिया में आप देखेंगे CDSCO है, जो कि जितनी भी ड्रग्स बनती है इंडिया में, ड्रग्स मतलब मेडिसिन बनती है इंडिया में, वो सबको अप्रूवल कौन करता है? स्टैंडर्ड कौन करता है? CDSCO। तो CDSCO को ग्लोबल स्टैंडर्ड में लाने के लिए भी इन लोग क्या कर रहे हैं? उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। वी प्रपोज टू स्ट्रेंथन द CDSCO टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड अप्रूवल टाइम फ्रेम टू द डेडिकेटेड साइंटिफिक रिव्यू कैडर एंड स्पेशलिस्ट। मतलब वही अच्छी बात कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आपकी साइंटिफिक नेचर और एक्सपर्टीज को लाएंगे यहां पे, ताकि CDSCO का ग्लोबल स्टैंडर्ड और रेज हो सके। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि US FDA से अप्रूव हो गया मतलब कहीं भी अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट कहां पे अप्रूव होना है? US FDA में। आप US की मेडिसिन यहां पे इंडिया में ला सकते हैं, लेकिन इंडिया की मेडिसिन FDA अप्रूव करेगा, उसमें एकदम ही रेयर चांस है, मिनिमल चांस है। हम लोग इसका मेडिसिन यूज करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत लार्ज सेटअप है, टेक्नोलॉजी है इनके पास एक्सपर्टीज है,
इनके पास अच्छे साइंटिस्ट हैं सारे, तो हम लोग इनको मानते, पूरा ग्लोबल मानता है यूएस एफडीए को। लेकिन हमारे सीडीएसओ से स्टैंडर्ड अधिकृत लाइसेंस्ड कोई मेडिसिन अगर यूएस में जाए, यूरोप में जाए, तो इट्स अ बिग नंबर कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री भी ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। ठीक है, ये पहला सेक्टर। दूसरा सेक्टर देखते हैं। दूसरा है आपका सेमीकंडक्टर। दूसरा है आपका 7 सेक्टर की बात की थी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का जो पहला पॉइंट था मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें 7 सेक्टर्स की बात की थी। पहला था आपका जैविक दवाएं, ठीक है, बायोफार्मा था। दूसरा है सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर में क्षेत्र में क्षमताएं हैं, जो उनमें जो लगने वाले मॉड्यूल्स हैं, लगने वाले जो प्रोडक्ट हैं, इक्विपमेंट है, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उनके रिसर्च के लिए इंडिया क्या कर रहा है, आईएसएम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये पहले 1.0 था, अब 2.0 में जहां पे हम लोग उसके इक्विपमेंट खुद बनाएंगे। पहले हम लोग बाहर से वो कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे, मतलब आयात कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे खुद बनाएंगे टू प्रोड्यूस इक्विपमेंट एंड मटेरियल, ताकि हम लोग इंडिया को सेमीकंडक्टर का आईपी मिल सके। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडिया को सेमीकंडक्टर के जो इक्विपमेंट है, जो मटेरियल है, उसका आईपी मिल सके अगर हम लोग इस पे रिसर्च करेंगे तो। और आईपी मिलने के बाद क्या होगा, हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाएंगे, सप्लाई चेन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग को अपने इक्विपमेंट में ध्यान देना है, मटेरियल में ध्यान देना है, उनकी आईपी लेना है, फिर हम लोग को उनको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, वी विल ऑल्सो फोकस ऑन इंडस्ट्री लेड रिसर्च। रिसर्च पे भी ध्यान देना है, ट्रेनिंग सेंटर में भी ध्यान देना है, एंड टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड वर्कफोर्स पे भी ध्यान देना है। ये सब बातें तो बिना कहीं भी समझ में आती है। हमें प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ये लिख लेंगे जल्दी से आप लोग ये वाला पॉइंट ना भी लिखेंगे यहां से तो चलेगा, यहां से यहां तक का पॉइंट नहीं लिखेंगे, यहां से यहां तक का, लेकिन ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम 2.0। ठीक है, पहला आपका बायोफार्मा में, दूसरा आपका आईएसएम में, इतना आप लोग लिख लीजिए। तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे आपका हो गया कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, रेजिस्टर हो गया, जो टीवी बनाते हैं, जो टीवी बनाने के लिए जो पैनल हो गए, ये जो पैनल में आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, ये पैनल हो गए, जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात कर रही है। और गवर्नमेंट ने जो पिछले साल कितना 22,000 मतलब ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, इस साल कितना कर दिया उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 40,000 करोड़। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की यदि बात करूं मैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण की बात करूं तो पिछले साल 23,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इस साल कितना कर दिया है, 40,000 करोड़ कर दिया इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में बढ़ावा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। हम लोग को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना है, यहाँ पे मोबाइल के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी हम प्रोडक्ट असेंबल करते हैं, वो सबको हम लोग को इंडिया में ही करना है, मेड इन इंडिया। बहुत सारी कंपनी है जो मेड इन इंडिया हो गई है। सैमसंग के प्रोडक्ट देख लो, सैमसंग के प्रोडक्ट इंडिया में ही बनने लग गए हैं। आप देखेंगे मेड इन इंडिया लिखे रहता है सैमसंग के, चाहे कितने भी महंगे से महंगे फोन में जाओ आप सैमसंग के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो इंडिया में ही बनेंगे। तो 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की गई है। रेयर अर्थ मिनरल जो देखेंगे आप लोग, पलाडियम है, वेनेडियम है, पलाडियम है, वेनेडियम है, गैलीडियम है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल है जिससे बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट बनते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, जिनका न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी में काम किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये रेयर अर्थ मिनरल के किसकी माइनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी माइनिंग, खनन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, नाउ प्रपोज टू सपोर्ट द मिनरल रिच स्टेट। कहां पे, उड़ीसा में खनन देख रहे हैं, केरला में, जो हमारा मिनरल रिच है,
जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा है वहां पे हम खनन शुरुआत करेंगे। अब हम खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारे स्थापित करने के लिए खनिज समृद्ध राज्यों जैसे उड़ीसा हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब में हम लोग को निवेश करना है। रेयर अर्थ मिनरल की बात की गई है। दिस इज पॉइंट नंबर 4। टोटल 7 सेक्टर थे, दिस इज पॉइंट नंबर 4। लिख लिए? मतलब जितने भी एरिया ऐसे हैं जो रिसोर्स रिच हैं, मिनरल रिच हैं, वहां पे हम लोग माइनिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे एंड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सिंपल। और ये स्कीम 2025 में लॉन्च की गई थी, नवंबर 2025 में लॉन्च की गई थी। इसी को हम लोग और फर्दर इन स्टेट में एक गलियारा बना रहे, कॉरिडोर बना रहे, जहां से हम लोग मिनरल रिच जो मिनरल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, माइन कर सके। ठीक है? बढ़े आगे? हो गया? ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 5। यहां पे क्या बोल रहा है? केमिकल प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात कर रहा है। जो केमिकल हम लोग बाहर के देश से आयात करते हैं, जो भी घरेलू रासायनिक जो हो गया, वो घरेलू रासायनिक के उत्पादन को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए हम लोग रसायन का प्रोडक्शन यही करेंगे, घरेलू उत्पादन करेंगे। किसका? केमिकल प्रोडक्शन का हम लोग घरेलू उत्पादन करेंगे। और इसी के लिए भारत ने 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाने की बात की गई है इस बजट में। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क। दूसरा आपका, पहला आपका हो गया बायोफार्मा, जैविक दवाएं। दूसरा सेमीकंडक्टर हो गया। तीसरा आपका ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण। और चौथा आपका हो गया दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक। ठीक है? रेयर अर्थ मिनरल भी बोल सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग उसको क्रिटिकल मिनरल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है? पांचवा है आपका केमिकल प्रोडक्शन की बात की कि इंडिया में इस बार 3 नए केमिकल पार्क खोलने की बात की गई है, जहां पे हम लोग डोमेस्टिक केमिकल प्रोडक्शन की बात करेंगे, उनका बढ़ावा देंगे, उनके रिसर्च पे ध्यान देंगे, उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे, रादर देन इंपोर्ट डिपेंडेंट। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ऑन अ क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल, घरेलू रासायनिक उत्पादन को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर चुनौती मांग के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने में राज्यों को समर्थन करने के लिए योजना शुरू करेंगे। प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है? क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल, एनीवन? नाम सुन के अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, क्या होता है नाम सुन के पढ़ के। प्लग एंड प्ले क्या होता है? अगर हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो प्लग किए, बटन दबाए, स्टार्टेड प्लेइंग, प्लग एंड प्ले। राइट? हम लोगों ने प्लग लगाया, बटन ऑन किया, प्ले हो गया, ऑन हो गया, प्लग एंड प्ले। कॉमन सेंस में हम लोग ये जानते हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब ये हुआ कि जो भी इंडस्ट्री केमिकल पार्क में निवेश करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है, हम लोग उनको रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। उनको हम रोड प्रोवाइड करेंगे, उनको हम रिवर प्रोवाइड करेंगे, उनको हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उनको हम लेबर प्रोवाइड करेंगे, उनको हम लैंड प्रोवाइड करेंगे, उनको हम जो जितने भी गवर्नमेंट क्लियरेंसेस हैं, जो एक केमिकल पार्क को सेटअप करने के लिए जो भी एक गवर्नमेंट की वो लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सब हम लोग सिंगल विंडो लाइसेंस में देंगे। प्लग एंड प्ले, आप आओ, निवेश करो और अपना काम चालू करो, बाकी सारे रिसोर्सेस आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। ठीक है? मतलब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको सिर्फ पैसे की, आपको सिर्फ अपने ट्रेनिंग की, रिसर्च की जरूरत है, बाकी सब आपको यहां पे जितने रिसोर्सेस है, आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा, आपको एक इकोसिस्टम वहां पे मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। और उस किस में करना है? क्लस्टर बेस्ड, मतलब गुच्छों में करना है।
कहने का मतलब है हम लोग पूरा एक गलियारा बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे गिफ्ट सिटी बनी है, कहां बनी है? गिफ्ट सिटी कहां बनी है? गिफ्ट सिटी बनी गुजरात में, ठीक है। गिफ्ट सिटी बनी कहां? गुजरात में। और उसका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। कैसे हम लोग हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, फाइनेंस में टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग इनोवेट करें, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी बनी है गुजरात में। वैसे ये डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, जहां पे क्लस्टर, जहां पे बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज ही रहेंगे, ठीक है। कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, क्लस्टर बेस्ड। आप लोग गिफ्ट सिटी नहीं पढ़े अभी तक के? न्यूज़पेपर में कितने बार आते रहते हैं गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद, ठीक है। छठवां जो पॉइंट है उसमें किसकी बात किया गया? पूंजीगत वस्तुएं की बात किया गया। छठवां जो पॉइंट है उसमें पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड्स की बात किया गया कि हमको कैपिटल गुड्स की प्रोडक्टिव बढ़ानी, उत्पादकता बढ़ानी है, और अन्य क्षेत्रों में जो पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग होता है उन क्षेत्रों में भारत को अग्रणी स्टेट, अग्रणी मतलब क्या बोलते हैं वो, कंट्री स्थापित करना है। मतलब एक अच्छा हम लोग को स्ट्रॉन्ग रिमार्क चाहिए किसमें? कैपिटल गुड्स में। अब कैपिटल गुड्स में आपके क्या आते हैं? कैपिटल गुड्स में आपके सारी आते, एसी हो गई, टीवी हो गई, दिस आर ऑल आपके कैपिटल गुड। ऑटोमोबाइल हो गई जो कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो इसके लिए क्या बोला गया है? 3 चीज प्रपोज किया गया। पहला क्या है? हाईटेक टूल रूम, ठीक है। हाईटेक टूल रूम का स्थापित किया गया है, ठीक है। सीपीएसई मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, पढ़े नहीं है। सीपीएसई मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस। कोई भी सार्वजनिक इंडस्ट्री जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसको सीपीएसई बोलते हैं। कोई भी सार्वजनिक इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, तो कोई भी सीपीएसई, सीपीएसई में क्या आ जाएगा आपका? डीआरडीओ हो गया, ठीक है, डीआरडीओ हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया। जो भी सीपीएसई है, सीपीएसई में हाईटेक टूल रूम की स्थापना करने की बात कर रहे हैं 2 लोकेशन में। इससे क्या होगा कि आप लोग अपने बनाए गए कैपिटल गुड्स की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कितना अच्छा हाई प्रिसिशन कंपोनेंट है वो एक ही जगह पे टेस्ट कर सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। एक इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहा है जहां पे आप टेस्टिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं अपने सामान का एट अ लोअर कॉस्ट, जहां पे आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो हाईटेक टूल रूम बनाने की बात कर रहे हैं टू स्ट्रेंथ कैपिटल गुड्स, ठीक है। और कहां बनाने की बात करें? सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन, उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत सीआईई को घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण और बुनियादी ढांचे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, कहने का मतलब यह है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट, मतलब जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते तो आपको जेसीबी की जरूरत होती है, आप बोरिंग करते तो आपको नए नए मेथड की टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, बोर सिस्टम की जरूरत होती है। तो इसीलिए बोल रहा है जितने भी कैपिटल गुड्स हमको कंस्ट्रक्शन विनिर्माण के लिए लगते हैं या फिर उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है उनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को क्या कर रही है? प्रोत्साहन कर रही है कि आप अब इंपोर्ट मत कीजिए। जो बड़े बड़े जेसीबीज हो गए आपके, है ना, एक्सप्लोरर हो गए, देखेंगे बहुत महंगे महंगे आते हैं, ठीक है। तो वो सबको आप लोग यहीं पे बनाइए, मेड इन इंडिया। ऑफ लिखा भी है, ऑफ हाई वैल्यू, ज्यादा मूल्यों का, और टेक्नोलॉजी एडवांस, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ। दिस कैन रेंज फ्रॉम लिफ्ट इन अ मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक है। जब आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाते हैं 15 माला, 20 माला, 25 माला, तो आप लोगों को ये सब हैवी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो अभी तो आप घर बना रहे हो तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें जो मशीनें आ रही बनाने के लिए, वो इंडिया की नहीं, वो बाहर से आ रही है। तो यहां पे बनाने की बात की जा रही है। एंड ऑल आर क्या? वो सब क्या है? वो सब के सब है पूंजीगत वस्तु,
कैपिटल गुड्स में आते हैं हम सबके सब। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो गया, लार्ज एंड स्मॉल, लिखा है ना टनल बोरिंग इक्विपमेंट, टनल बोरिंग यहां पे लिखा है। इसमें बहुमंजिला अपार्टमेंट में लिफ्ट, बड़े और छोटे अग्निशमन उपकरण से लेकर महानगरों और उच्च ऊंचाई वाले सड़कों के निर्माण के लिए सुरंग बोरिंग उपकरण तक शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन से या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है, हाई वैल्यू इक्विपमेंट जहां पे टेक्नोलॉजी काफी एडवांस चाहिए, वो सबको डोमेस्टिक कैपेसिटी में बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है। एंड लास्ट क्या है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। कंटेनर मतलब जो हम लोग शिप में जो सामान लोड होके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो किस में लोड होके जाता है, कंटेनर में। तो कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब कंटेनर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब मान लो कंटेनर में मछली जा रही है, तो उसको ठंडा रखने का हमारा है ना, उसको मछली को पानी देंगे, कंटेनर में आपको पानी रखना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज बनाना पड़ेगा ताकि उससे खराब ना हो। तो कंटेनर में भी टेक्नोलॉजी चाहिए आपको। और कंटेनर जितना बड़ा दिखता है आप लोगों को दूर से, उसके अंदर में वहां पे अंदर में इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे लगे रहते हैं, डिपेंड अपॉन डिमांड। अगर बीफ है तो बीफ को सही रखने के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, फिश को सही रखने के लिए क्या चाहिए, है ना। आई ऑल्सो प्रपोज अ स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग टू क्रिएट अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अब इंडिया से बीफ काफी जाता है बाहर में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बीफ नहीं खाते, यहाँ पे बीफ इजिली बिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो आ जाएगी, हिंदुइज्म में बात आ जाएगी, राइट, कि हम लोग बीफ खा रहे हैं, गाय को मार रहे हैं। लेकिन इंडिया का बीफ बाकी बाजार में ओपनली बिक रहा है। आप दुबई वगैरह जाएंगे तो आपको बीफ ओपनली मिलेगा खाने के लिए, और वो सब कहां से जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कंटेनर की बात कर रहा है। आई ऑल्सो प्रपोज अ स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग टू क्रिएट अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। और पिछले 5 सालों में, अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का आवंटन की बात की गई है। किसमें? कंटेनर में। मैं 5 साल की अवधि में 10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए, कंटेनर विनिर्माण के लिए एक योजना का भी प्रस्ताव करती हूं। ठीक है। कितना हो गया? 6 हो गया। 7 सेक्टर थे, 6 हो गया। कौन कौन सा था? बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, रेयर अर्थ मिनरल 4, केमिकल 5, कैपिटल गुड्स 6। लास्ट है आपका टेक्सटाइल सेक्टर, लास्ट है आपका कपड़े का क्षेत्र। कपड़ा का क्षेत्र है लास्ट है टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़े का क्षेत्र। कपड़ा क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा। ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? एक नेशनल फाइबर स्कीम बनाएंगे। किसकी? आत्मनिर्भरता के लिए। सिल्क हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया। रेशम, ऊन और जूट मानव निर्मित फाइबर, ह्यूमन मेड फाइबर और नए जमाने के फाइबर जैसे प्राकृतिक फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, नेशनल फाइबर स्कीम टू गेट अ सेल्फ रिलायंस इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, वूल एंड जूट। एंड ये तीनों के तीनों क्या है? नेचुरल फाइबर है। ठीक है। तीनों के तीनों क्या है? नेचुरल फाइबर। ठीक है। अब नेशनल फाइबर स्कीम की बात की गई है और इसमें दोनों को लिया गया है, प्राकृतिक फाइबर को भी लिया गया है और जो मानव निर्मित फाइबर है उसको भी लिया गया है। तो जितने प्रकार के फाइबर हैं, कपड़े हैं, वो सबको लिया गया है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन फंस सकता है कि इसमें सिर्फ नेचुरल लिया गया है या ह्यूमन मेड लिया गया है या फिर न्यू एज जो आजकल नए नए प्रकार के फाइबर आ रहे हैं सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। इसमें सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है। यह बात तो कॉमन है, मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजी समर्थन के साथ साथ पारंपरिक समूहों को आधुनिक बनाने के लिए कपड़ा विस्तार और रोजगार योजना। ठीक है। ये तो हर टेक्सटाइल कोई भी स्कीम होगी उसमें ये पॉइंट आप चिपका सकते हो। टेक्सटाइल की उसको मतलब एक्सपांड करना है और उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। किसमें? टेक्सटाइल सेक्टर में, ताकि हम लोग अपने ट्रेडिशनल जो नॉलेज था उसको कैपिटल सपोर्ट से, मशीनरी सपोर्ट से, टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से वापस से मार्केट में ला पाए, जो हमारी विशेषज्ञता थी। ठीक है।
खादी हो गया, खादी को सपोर्ट करने की बात होगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट देना है और इनमें सपोर्ट करना है, ठीक है। अगला क्या, गवर्नमेंट किसकी बात कर रही है, मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात कर रही है एंड स्पेशल फोकस किसमें, टेक्निकल टेक्सटाइल में, मतलब जो आजकल की लेटेस्ट फाइबर से बने हुए जो प्रोडक्ट आ रहे, कपड़े आ रहे, उस पे फोकस है। तकनीकी वस्त्रों में मूल्य संवर्धन लाने पर ध्यान देने के साथ चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क कोई नया स्कीम नहीं है, गवर्नमेंट ऑलरेडी 5 साल हो गया, 5 साल से ऊपर हो गया, मेगा टेक्सटाइल पार्क पे स्कीम आ चुकी है, ठीक है, तो कोई नया पॉइंट नहीं है। अगला है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव अनाउंस टू स्ट्रेंथन खादी के लिए, हैंडलूम्स के लिए एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, ठीक है। ये सारे टेक्सटाइल के अंदर में पड़ रहे हैं। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वैश्विक बाजार लिंकेज ब्रांडिंग में, मतलब कहने का मतलब ये, हम लोग इनकी प्रोडक्शन तो करेंगे ही, साथ साथ में ग्लोबल लेवल पे इनका मार्केट भी क्रिएट करेंगे, इनके बनाए गए वस्तुओं को हम लोग सेल करने में भी किसकी, कारीगरों की हेल्प करेंगे। जो भी ये वस्तुएं बना रहे हैं, खादी हो गया, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट से बने हुए जितने भी सामान हैं, उनको हम लोग स्किल प्रदान करेंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, उनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे और उनको एक ग्लोबल मार्केट का में हेल्प भी करेंगे ताकि वो अपने सामान को इजी बेच सके। उनका काम है खाली बनाना और गवर्नमेंट को बेचना, बाकी गवर्नमेंट बेचेगी मार्केट से लिंक करके अपने पोर्टल पे, ठीक है, सिंपल है, इजी मार्केट प्रदान करना। हो गया। तो ये आपकी जो 7 पहले कर्तव्य में पहला पॉइंट था, उसमें जो 7 पॉइंट थे वो कवर हो गए। और पहले कर्तव्य में कितने पॉइंट थे टोटल कुल मिला के, याद है, 6 पॉइंट थे। तो ये पहला पॉइंट है जो हम लोगों ने कवर किया है। पहले पॉइंट में 7 सेक्टर थे जो हम लोगों ने अभी कवर किया। अभी पहले कर्तव्य का टोटल 6 पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और एक केमिकल पार्क को याद रखना कि 3 नए केमिकल पार्क की शुरुआत करने की बात की गई है। बायोफार्मा में 3 नए बायोफार्मा इंस्टीट्यूट नाइपर की बात की गई है। इंस्टीट्यूट वगैरह में ध्यान देंगे, जो नए जो अनाउंसमेंट हुए ना उस पर ध्यान देंगे आपको, ठीक है। अब इसमें ये सब अच्छी बात कर रहे हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क हर बार बोलते हैं इन लोग, खादी के लिए, हैंडलूम के लिए बोलना पड़ता है इन लोग को, ठीक है, ये मार्केट के लिए बोलना पड़ता है। ये कुछ नया नहीं है, ये हर साल के बजट में 3 पॉइंट आएगा आपको, ठीक है। ये टेक्सटाइल एक्सपांशन ये भी कोई नया नहीं है। नेशनल फाइबर स्कीम ये एक नया पॉइंट बन के आता है किसमें, आपके कपड़े के क्षेत्र में, कि राष्ट्रीय फाइबर योजना की शुरुआत की गई जहां पे ऑल टाइप ऑफ फाइबर हम लोग लेंगे, ठीक है। अब इस स्कीम का टेक्निकल पार्ट आप लोग करंट अफेयर्स में, या जब गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करेगी तो उसके प्रोविजन जब आएंगे तब उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी तो खाली उसकी बात की गई है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट था, वो था क्रिएटिव चैंपियन एसएमई। नहीं, सेकेंड पॉइंट दूसरा था कुछ। सेकेंड पॉइंट समथिंग वाज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट क्लस्टर, आई गेस। देखो कल सेकेंड पॉइंट क्या था, दिस इज थर्ड पॉइंट। एमएसएमई जो पॉइंट था वो थर्ड था, एमएसएमई थर्ड। सेकेंड क्या था, हाँ, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को जीवित करना, ठीक है, पुराने जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसको जीवित करना। तो वो पॉइंट इसमें मिस आउट हो गया, बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। लगभग 2000 ऐसी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया गया है पूरे इंडिया में। 2000 इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया गया है जो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं या फिर जिसका आउटपुट 0 है। तो इन 2000 इंडस्ट्री को वापस से रिवाइव करने की बात की गई है, वापस से इसको चलाने की, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की, इनको रनिंग ऑपरेशन लाने की बात की गई है। कितनी,
2000 इंडस्ट्री को, उसमें ज्यादा कुछ पॉइंट है नहीं, बस 2000 नई इंडस्ट्री को उन्होंने क्या किया है, वो किया है, मतलब आइडेंटिफाई किया जिसको वापस से वो ऑपरेशनल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट में ये कवर करें। थर्ड पॉइंट आपका है क्रिएटिंग चैंपियन एसएमई। ठीक है, चैंपियन एसएमई, ये चैंपियन एसएमई ये ऑलरेडी आपकी स्कीम आ चुकी है लास्ट ईयर। चैंपियन एसएमई बनाना और सूक्ष्म उद्योगों का समर्थन करना, बिल्कुल ठीक है। तो लघु मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। अ डेडिकेटेड 10,000 crore फॉर एसएमई ग्रोथ फंड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट फ्यूचर चैंपियन इंसेंटिवाइजिंग इंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन सिलेक्ट क्राइटेरिया। चयनित मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करते हुए भविष्य में चैंपियन बनाने के लिए एक समर्पित 10,000 करोड़ एसएमई स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रोथ को फंड में पेश किया जाए। ठीक है, कहने का मतलब यह है एक नया फंड बना रहे हैं, किसके लिए, एसएमई ग्रोथ फंड, किसके लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो 10,000 करोड़ का होगा। ठीक है, अगला है सेल्फ रिलायंट फंड की बात कर रहा है, किसकी, आत्मनिर्भरता भारत कोष की बात कर रहा है, फंड की बात कर रहा है। कितना, 2000 करोड़ का आत्मनिर्भरता भारत फंड हम लोग क्रिएट करेंगे, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड क्रिएट करेंगे। कितना, 2000 का, किसके लिए, अगेन वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, एंड मेंटेन देयर एक्सेस टू रिस्क कैपिटल। कहने का मतलब ये है ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनके पास पैसे की कमी होने के कारण वो बंद हो जाते हैं, स्पेशली इन द सेक्टर लाइक पावर हो गया, स्टील हो गया, तो उन सब सेक्टरों को वापस से रिवाइव करने के लिए या उनके मेंटेनेंस के लिए, ताकि उनका रिस्क कम हो सके, 2000 करोड़ का नया आवंटन किए हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। आत्मनिर्भर भारत कोष को अतिरिक्त 2000 करोड़ के रूप में आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो जैसे आपका आईसीएआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, जितने भी, और ये गवर्नमेंट जो इस बार जो बजट है, ये मेन फोकस इन लोगों ने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में किया है। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज जहां का पॉपुलेशन 5 लाख से अधिक होता है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में काफी फोकस किया गवर्नमेंट में, हर स्कीम में, हर अपने अनाउंसमेंट में। तो गवर्नमेंट बोल रही है जितने भी इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट बॉडी है, चाहे वो आईसीआई हो गई, आईसीआईएसआई हो गई, आईसीएमआई हो गई, इनको एक कोर्सेस तैयार करने के लिए बोल रहा है टू डेवलप अ कैडर ऑफ कॉर्पोरेट मित्रा स्पेशली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 टाउन। ठीक है, सरकार विशेष रूप से टीयर 2, टीयर 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र का कैडर विकसित करने के लिए आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई जैसे व्यावसायिक संस्थानों को अल्पकालिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रम और व्यवहारिक उपकरण डिजाइन करने की सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, कॉर्पोरेट मित्र मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हेल्प होता है, एक्सेल सिखाना, ठीक है, एडवांस एक्सेल सिखाना, एआई टूल सिखाना, ये सब की ट्रेनिंग इनको टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में इन सब इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। सिंपल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कवर, पॉइंट नंबर 2 कवर, दिस इज पॉइंट नंबर 3 चैंपियन एमएसएमई। पॉइंट नंबर 1 में 7 सेक्टर थे जो हम लोगों ने देख लिए। आगे बढ़े, लिख लिए। आप लोग इसमें से नोट्स बना लीजिएगा, और जब आप लोगों का पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा गवर्नमेंट का, पीआईबी का, बजट का, वो भी आप लोगों के लिए हेल्प करेगा बजट के लिए। उसमें सिर्फ समरी दी हुई है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देखेंगे क्या लिखा है, सार्वजनिक पूंजी मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है। लगभग 2014-15 में हम लोग का निवेश जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना था, 2 लाख करोड़ था, जो कि आपका बढ़ के कितना हो गया 2025-26 में 11 लाख करोड़ हो गया, जो कि इस साल बढ़ कितना हो गया 12 12.2। मतलब आपका देखेंगे
पिछले 10 सालों में कितनी बढ़ोतरी आई है, किसमें, कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पूंजीगत व्यय में कितनी बढ़ोतरी आई है। जो पिछले साल 11.25 लाख करोड़ का निवेश था, इस साल कितना हो गया, 12.25 लाख करोड़ का निवेश हो गया, किसमें, पूंजीगत व्यय में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक टाइम था 2014-15 में जब इंडिया कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे सिर्फ 2 लाख करोड़ खर्चा करता था। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, स्कीम्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, दूसरे देश को पैसा देने का बात हो गया, वो सब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक अच्छा पॉइंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली घुमा फिरा के, ये नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, 12.2 लाख करोड़ दिस ईयर फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ में से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ के आवंटन तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 26-27 में गति जारी रखने के लिए इसे बढ़ाकर 12.25 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती है। ठीक है, नया क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की बात की गई है। आप देखेंगे बहुत सारे डेवलपर जो हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनका पैसा फंस जाता है। वो बिल्डिंग बनाने के लिए आप देखेंगे बहुत सारी बिल्डिंग गवर्नमेंट अप्रूवल में उनको बाद में अप्रूवल नहीं मिल पाता, और उनका 1000 करोड़ 2000 करोड़, जैसे अम्रपाली ग्रुप हो गई गुड़गांव में, जिसका धोनी भी ऐड करता था, तो वो पैसा फंस जाता था। तो आप देखेंगे इनके रिस्क को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की शुरुआत गवर्नमेंट कर रहा है, कि इनको यदि रिस्क होगा तो गवर्नमेंट जो इनके लिए जो फंड बनाया है, इनसे पैसा लेके उन इंडस्ट्री को प्रदान करेगा जो कि क्या हो गए हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं, जो रिवाइव नहीं कर पाए हैं, जिनका काम, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है। ठीक है, जो काम रुक गया है उनके काम को वापस रिवाइव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की गवर्नमेंट क्या कर रहा है, योजना चालू कर रहा है। ठीक है, बुनियादी ढांचे के विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं उधारदाताओं को विवेकपूर्ण ढंग से कैलिब्रेटेड आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। ठीक है, जितने भी निजी डेवलपर हो गए, प्राइवेट डेवलपर हो गए, जिनका पैसा रुका हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी रिस्क गारंटी फंड की योजना गवर्नमेंट चालू कर रही है, ताकि उनको क्रेडिट मिल सके, ताकि उनको इजी क्रेडिट मिल सके। ठीक है, अब कार्गो की मूवमेंट के लिए जैसे जैसे हम लोग ऑनलाइन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आजकल देखेंगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन चाहिए रहता है। तो कार्गो की मोबिलिटी को हम लोग को पहुंचाने के लिए हम लोग को कॉरिडोर बनाने की जरूरत है, नए नए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। रेल पॉसिबिलिटी है तो रेल, या फिर वाया रोड, या फिर वाया इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, तो इसमें देखेंगे गवर्नमेंट इजी मूवमेंट ऑफ कार्गो के लिए क्या कर रही है, न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत कर रही है। किसकी, फ्रेट कॉरिडोर की। कार्गो की पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव है, पूर्व में दनकुनी, दनकुनी मतलब वेस्ट बंगाल में आपका एक रीजन एरिया है दनकुनी, आ जाओ। ठीक है, वेस्ट बंगाल में रीजन है दनकुनी, और सूरत जो है आपका वेस्ट में है। ठीक है, ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट को जोड़ना, ईस्टर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से जोड़ना। ठीक है, जितने भी मालवाहक चाहे वो रोड से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, एक कॉरिडोर बनाना, ताकि इंडिया का ईस्ट और वेस्ट पार्ट जो है वो उसमें फ्रेट की मूवमेंट कभी भी डिसरप्ट ना हो, ईस्ट टू वेस्ट जोड़ना। ठीक है, दनकुनी ईस्ट टू सूरत वेस्ट। ठीक है, और अगले 5 सालों में 20 नया वाटरवे तैयार करना। ठीक है, ऑपरेशनलाइज 20 न्यू नेशनल वाटरवेज। ठीक है, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग को चालू करना। 20 न्यू नेशनल वाटरवे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और स्टार्टिंग किससे करेंगे, नेशनल वाटरवे 5, जो कि उड़ीसा का तालचेर और अंगुल से चालू होता है, और तुम्हारा कहां से, पारादीप पोर्ट में जाता है। ठीक है,
चालू कहां से करेंगे? तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को 20 नए नेशनल वाटरवे चालू करने हैं और उसकी शुरुआत कहां से होगी? नेशनल वाटरवे 5 से, जो कि उड़ीसा में तालचेर और अंगुल को कनेक्ट करता है। किससे? पारादीप पोर्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। और इनके ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी सेटअप करने की बात की है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी सेटअप एज रीजनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड मैन पावर। आवश्यक जनशक्ति के विकास के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। मतलब NW से रिलेटेड ही जितने भी टेक्निकल वर्कर होंगे, जिनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ये सब किस में आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये सारा पॉइंट सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। पहले इन्होंने बात की पब्लिक एक्सपेंडिचर की, फिर उन्होंने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड की, फिर उन्होंने बात की कार्गो मूवमेंट की। ठीक है, आप लोग घर में जाके देख लेना। नेशनल वाटरवे 1 to 4, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग देख लेना 1 2 3 4 कौन कौन सा है। ठीक है, मेन आप लोग याद रखा करो। आपका नेशनल वाटरवे याद रखा करो, नेशनल हाईवे याद रखो कि नेशनल हाईवे 1 2 3 4 कौन सा है, मेन कौन सा है, वो सब आप लोगों को याद रहना चाहिए। उससे क्या होगा? क्वेश्चन करने में आपको इजी मिलेगा, हेल्प मिलेगा, और आप लोग अपने मेंस के आंसर में भी उसको कहीं ना कहीं एसिमुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, लिखना बच्चा, लिख लो फास्ट। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सिर्फ ये लिखना पॉइंट नंबर 1 में कि इस साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 12.25 लाख करोड़ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिखना इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया जा रहा है। किसके लिए? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्राइवेट डेवलपर। सिंपल, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्राइवेट। हाँ, अगले 5 सालों में नए राष्ट्रीय जल मार्ग खोलने की मतलब योजना बनाई जाए, ऐसा। नेशनल वाटरवे, इनलैंड वाटरवेज के लिए ना, भारत के अंदर ही अंदर की जल उसमें वाटर वर्क बनाने के लिए। ये इंटर कंट्री नहीं होगा, इंट्रा कंट्री है, भारत के सीमा के अंदर, इंट्रा कंट्री, नॉट इंटर कंट्री। हो गया? ठीक है, ये भी अभी आप लोग उसी में कर रहे हो। ये भी किसमें है? इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पॉइंट है। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पॉइंट है। क्या है? शिप रिपेयर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो आपकी शिप जो खराब हो जाती है तो एक वो होता है, डॉकयार्ड होता है, जहां पे आप शिप बनाते हैं, शिप का रिपेयर करते हैं। तो शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहा है। कहां पे? वाराणसी और पटना में। ठीक है, इसके अलावा वाराणसी और पटना में अंतरदेशीय जलमार्गों की आपूर्ति के लिए एक जहाज मरम्मत शिप रिपेयरमेंट परिस्थिति तंत्र की स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। शिप रिपेयर इकोसिस्टम टू केटर इनलैंड वाटरवेज टू बी सेटअप इन वाराणसी एंड पटना। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? कोस्टल कार्गो मूवमेंट को बढ़ाना है। गवर्नमेंट को कार्गो मूवमेंट जो है, फ्रेट मूवमेंट जो है, उसको बढ़ाना है। और जो अभी तक के कोस्टल शिपिंग 6% था, उसको 12% लाना है बाय 2047। 2047 तक के हमको 6 से बढ़कर 12% करना है। क्या? फ्रेट मूवमेंट, कार्गो मूवमेंट। कार्गो मूवमेंट जो किससे होता है? रोड से होता है, रेलवे से होता है, बाय एयर होता है और बाय शिप होता है। तो शिप के परसेंटेज को 12% करने की मांग है।
मतलब उन लोग का टारगेट है कि 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6 से बढ़कर 12% करने के लिए। ठीक है, रेल और सड़क से एक मॉडल बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए तटीय। सबसे ज्यादा फ्रेट मूवमेंट किसमें है? रेल, रोड, एयर या फिर शिप? बताओ। सबसे ज्यादा है रोड में। सबसे ज्यादा जो फ्रेट मूवमेंट है किसमें होता है? रोड में होता है। और आप देखेंगे कोस्टल का कितना है, वाटर का कितना है, लिमिट सिर्फ 6%, जो कि एकदम ही नेग्लिजिबल है। उसको 2047 तक 12% करने के लिए हमारा टारगेट है। ठीक है, ठीक। टू एनहांस लास्ट माइल एंड रिमोट कनेक्टिविटी एंड प्रमोट टूरिज्म, आई प्रपोज टू गिव इंसेंटिव टू इंडिजिनाइज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सी प्लेन्स। ये एक अच्छा पॉइंट किया गया। इस बार पहली बार बजट में सी प्लेन की बात की गई है। किसकी? समुद्री विमानों की बात की गई है। टूरिज्म के लिए काफी हो गया। आप देखेंगे दुबई वगैरह में काफी चलता है सी प्लेन, जहां से आपको ऊपर से पूरा सिटी दिखता है, ऊपर से पूरा आपको जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है वो आपको पूरा दिखाई देता है। तो इंडिया में भी सी प्लेन की टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि लास्ट माइल और रिमोट कनेक्टिविटी या फिर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग किसकी बात करेंगे? सी प्लेन की बात करेंगे। और सी प्लेन की वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब जितना पैसा उनके परिसंचालन में लगने वाला है, परिसंचालन में, तो उसका भी बात कर रहे हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग कि मतलब इतना पैसा हम लोग रखें अलग से बजट में कि उतना हम लोग उनके लिए डेवलप कर पाए, उनके सिस्टम के लिए, उनको चलाने के लिए, और बीच में यदि व्यवस्था बिगड़ भी जाए तो हम लोग उनको वापस से रिपेयर कर सके। वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, एक स्कीम बना रहे हैं सी प्लेन के लिए ताकि हम लोग सी प्लेन को इंडिया में ऑपरेट कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके। अंतिम मील और दूरस्थ कनेक्टिविटी को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं समुद्री विमान के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करती हूं। परिचालन में सहायता प्रदान करने के लिए एक सी प्लेन बीजीएफ योजना की शुरुआत कीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड। दिस पॉइंट नंबर 6, नहीं 5th है। 4 पॉइंट हम लोगों ने कर लिया था, ये पॉइंट नंबर 5th है, एनर्जी सिक्योरिटी वाला, और ये पॉइंट नंबर 6 है जो कि लास्ट पॉइंट है। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी का जो 5वां पॉइंट था आप लोगों का वो ये है, और 6वां पॉइंट ये है। इसमें कहने का मतलब ये है अगले 5 सालों में गवर्नमेंट 20,000 करोड़ का आवंटन करेगी। किसके लिए? लगभग जितने भी हम लोग कार्बन कैप्चर करते हैं, जितने भी कार्बन हम लोग, जितने आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए, और उनमें से 5 सेक्टरों को चुना गया है। पावर हो गया, ठीक है, किसके? बिजली हो गया, पावर हो गया, इस्पात हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, रिफाइनरी हो गया, और केमिकल हो गया। ये 5 इंडस्ट्री को चुना गया है जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करती है, कार्बन का उत्सर्जन करती है। उन 5 इंडस्ट्री को चुना गया है, और इन 5 इंडस्ट्री में कार्बन को घटाने की बात की गई है, कार्बन कैप्चर की बात की गई है, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण की बात की गई है। ठीक है, तो अगले 5 सालों में गवर्नमेंट इस पे लगभग 20,000 करोड़ का खर्चा करेगी। और सेक्टर है 5, ये लिख लेंगे 5 सेक्टर: पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी एंड केमिकल। गवर्नमेंट गिविंग 20,000 crore in the next 5 years for carbon capture, utilization and storage in these 5 sectors. And last point is city economic region. City economic region, शहरी आर्थिक क्षेत्र, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को ग्रोथ कनेक्टर के रूप में विकसित करेंगे। जहां पे मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे पैसेंजर्स की जनसंख्या ज्यादा है, इन्वायरमेंटल को सस्टेनेबल लेवल से प्रमोट करने के लिए आप देखेंगे। और ये स्कीम ये लिया कहां गया? जहां पे रेल का नेटवर्क पहाड़ों के बीच से गया है या जंगलों के बीच से गया है, जहां पे रेलवे नेटवर्क इजी नहीं था। तो उन रेलवे नेटवर्क को इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कर रहा है। 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसमें से पहला है मुंबई पुणे। मुंबई पुणे अगर आप जाएंगे तो कभी
3 घंटे का रास्ता है, मुंबई से पुणे 3 घंटे का रास्ता है, कभी ट्रेन से आप लोग जाना और दिन में जाना, ताकि प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा उठा सके, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी आप लोग ले सके। आपको वहां पे बीच में आपको लोनावला आएगा, लवासा आएगा, करजात आएगा, जहां पे लोग हिल पॉइंट के लिए जाते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अगर आप मुंबई पुणे उसमें जाते हैं तो ट्रेन में, और लोग हाईवे भी प्रीफर करते हैं बाय रोड एक्सपीरियंस के लिए। दूसरा है पुणे हैदराबाद, पुणे हैदराबाद। तीसरा है हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद बेंगलुरु। हैदराबाद बेंगलुरु में भी काफी आपको हिल्स देखने को मिलते हैं, हैदराबाद बेंगलुरु। फोर्थ है हैदराबाद चेन्नई, फिफ्थ है चेन्नई बेंगलुरु, सिक्स्थ दिल्ली वाराणसी, ठीक है, एंड सेवेंथ इज वाराणसी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी मतलब दार्जिलिंग, दार्जिलिंग मतलब ऊपर की ओर, वेस्ट बंगाल। तो यहां पे भी आपको काफी अच्छी नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। तो ये 7 सेक्टर्स, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात की सिटी इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। तो आप लोगों का इससे ये हुआ कि आप लोगों का पहला जो कर्तव्य था वो कंप्लीट हो गया है। अभी आप लोगों के क्या बचा है, सेकेंड कर्तव्य एंड थर्ड कर्तव्य, उसके बाद बजट समाप्त। पहला कर्तव्य आप लोगों का आज पूरा कंप्लीट हो, ठीक है।